हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 4 ट्राइबल दिकूस एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो देखिए इसमें क्या है, हम लोग इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर रखा है इसमें, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, वहाँ पे किस तरीके से जो ट्राइबल्स थे वो रहा करते थे और किस तरीके के वो अपने उनके रीति रिवाज हुआ करते थे। फिर कैसे जब ब्रिटिशर्स उनकी लाइफ में आए तो उनकी लाइफ में आकर के बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करने लगे। पहले जो थे वो लोग झूम कल्टीवेशन, मतलब कि लैंड है, लैंड पे पेड़ लगे हैं, पेड़ों को काट करके उनको जला करके जो राख थी मिट्टी में मिला देते थे और उस पर बीज ऐसे डाल दिया करते थे तो फसल हो जाती थी। इससे क्या होता था, लैंड की फर्टिलिटी बनी रहती थी। वो लोग घूम घूम के अपना जो है रोज़गार चलाया करते थे। हंटर गैदरर होते थे, मतलब जानवरों को पालते थे, उनको मारते थे, मतलब खाने के लिए यूज़ करते थे, या उनका जैसे कि शीप हो गया, वूल उतार के उसमें से बेचने के लिए इस्तेमाल। तो इस तरीके से कई तरीके से वो चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। और पेड़ों का भी बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि साल हो गया, महुआ हो गया, इन ट्रीज़ की रूट्स का, इनकी हर एक चीज़ का इस्तेमाल ट्राइबल्स किया करते थे और अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। बट ये ब्रिटिशर्स आए और परेशान करना शुरू कर दिया। अलग अलग तरीके के रूल्स लेकर के आ गए कि भाई आप लोग जंगल से बाहर नहीं निकल सकते हैं हमारी परमिशन के बिना, और हम जैसे कहेंगे उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से ट्राइबल्स की लाइफ में ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा दखलंदाजी करी। अब उनको प्रॉब्लम होने लगी ट्राइबल्स को, तो अब आ गया, उन्होंने फिर रिवोल्ट करना शुरू करा, मतलब ट्राइबल्स ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो हमने यहाँ तक, ये चैप्टर जो है यहाँ तक पूरा कवर कर लिया था। अब आगे का हम लोग देखते हैं द प्रॉब्लम विद ट्रेड, व्यापार के साथ क्या दिक्कत होने लगी। 19th सेंचुरी आते आते ट्राइबल ग्रुप्स जो थे ना, फाउंड दैट द ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स वर कमिंग इनटू द फॉरेस्ट मोर often wanting to buy forest produce, ऑफरिंग कैश लोन्स एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेजेस। तो बहुत ज़्यादा 19th सेंचुरी आते आते, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे देश में आ गए थे उस टाइम तक, तो इस समय तक आते आते ना काफ़ी ज़्यादा बाहर के लोग इनके जंगलों में आने लगे थे, ब्रिटिशर्स भी और हमारे ही देश के जो मनी लेंडर्स वगैरह होते थे, मनी लैंडर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा जंगलों में जाने लगे थे। और वो लोग चाहते थे कि जो ट्राइबल लोग हैं वो उनके लिए काम करें। मतलब जो बाहर के लोग हैं वो ये चाहते थे कि ट्राइबल्स क्या करें, मतलब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ट्राइबल्स हमारे लिए काम करें। और काफ़ी सारे जो ज़मींदास वगैरह हुआ करते थे वो चाहते थे कि जो फॉरेस्ट का सामान है वो हम लोगों को बहुत ही सस्ते दामों में बेच दें, हम लोगों से ये लोग क्या करें, लोन ले लें ट्राइबल लोग, और फिर हमारा सामान जो है वो हम लोग को प्रोवाइड करवाते रहे। लोन इतना ज़्यादा महंगा दिया जाता था कि बेचारे ट्राइबल्स उस लोन को उतार ही नहीं पाते थे और वो एक तरह से डेट ट्रैप में, मतलब लोन के ही चंगुल में फंस जाते थे। और काफ़ी ज़्यादा उनकी लाइफ पर, इसका ट्राइबल्स की लाइफ पर बुरा असर पड़ रहा था। अब लेट अस कंसीडर द केस ऑफ सिल्क ग्रोअर्स। अब ये बताते हैं कि जो सिल्क ग्रोअर्स, मतलब जो सिल्क उगाते हैं, सिल्क तो उगाया नहीं जाता, सिल्क बनाया जाता है, सिल्क कीड़े के, सिल्क वर्म होता है ना, उसकी हेल्प से बनाया जाता है। 18th सेंचुरी के टाइम पर इंडिया के जो सिल्क थी ना, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोपियन मार्केट्स में। तो 18th सेंचुरी के टाइम पर इंडिया की जो सिल्क थी बहुत ज़्यादा, मतलब पसंद किया जाता था उसको पूरी दुनिया में। और यूरोप में जो ये ब्रिटेन हो गया और फ्रांस, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि इंडिया की जो सिल्क होती थी ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी की होती थी, काफ़ी अच्छी होती थी। तो एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है, जैसे ये हमारा देश है इंडिया, इंडिया से अगर कोई सामान बाहर जाएगा ना दुनिया में बेचने के लिए, तो उसको कहा जाता है एक्सपोर्ट। तो इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था और बहुत ज़्यादा इंडिया का सिल्क का, कॉटन का और भी बहुत सारे सामानों का एक्सपोर्ट बढ़ रहा था। मार्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी ब्रिटिशर्स, ठीक है। ब्रिटिशर्स पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एक नॉर्मल सी फैक्ट्री लगाने के लिए हमारे देश में आए थे और धीरे धीरे करके इन्होंने हमारे पूरे देश पे कब्जा कर लिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ऑफिशियल ट्राइड टू एनकरेज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे वो चाहते थे कि जो ये ट्राइबल्स हैं ये बहुत ज़्यादा सिल्क जो है वो ग्रो करें, ताकि हम लोग इनसे ख़रीद लें सस्ते दामों पे, और ब्रिटिशर्स सस्ते दामों पे ख़रीद के अपने यूरोप में बेचना चाहते थे। तो इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज करने लगे थे ट्राइबल्स को। हज़ारीबाग जो कि इस आज के झारखंड में आता है, वो ऐसा एरिया था जहाँ पे संथल लोग होते थे ना, वो रियर करते थे कुकून, मतलब वो सिल्क वर्म्स की हेल्प से सिल्क बनाया करते थे। तो ट्रेडर्स जो होते थे ना, सिल्क में डील करते थे, वो अपने एजेंट्स को भेज दिया करते थे, ट्राइबल्स को लोन प्रोवाइड करते थे और उनसे कुकून्स ले लिया करते थे। ग्रोअर्स जो हैं वो ₹3 से 4 जो है फॉर 1000 कुकून, मतलब 1000 कुकून के लिए 3 से 4 रुपये, उस समय तो खैर ज़्यादा होते थे आज के ज़माने से हिसाब से, तो 3-4 रुपये दे दिया करते थे। ये
जो है फिर उसके बाद एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। जो कुकून होते थे ना, इनको भेज दिया जाता था बुरदान या फिर गया, जहाँ पर इनको बेचा जाता था प्रॉफिट लगभग 5 गुना के प्रॉफिट पे। जैसे कि अगर 3 रुपये के ये लोग ट्राइबल से ख़रीद रहे हैं तो 3 × 5, 3 रुपये के खरीद के 15 रुपये के ये बेचते थे। तो 5 गुना के प्रॉफिट पे मतलब बेचा जाता था। मिडिल मैन जो होते थे ना, वो ये सारा का सारा अरेंजमेंट करता था कि भाई कैसे ट्राइबल से इसको ख़रीदा जाएगा और कैसे बेचा जाएगा, और बीच में बहुत सारा प्रॉफिट भी मिडिल मैन कमा लिया करता था। मेक ह्यूज प्रॉफिट, ठीक है। तो जो सिल्क रोड्स होते थे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता था। सिल्क रोड्स यानी कि जो ट्राइबल लोग होते थे उनको कोई ज़्यादा फ़ायदा इसका मिलता नहीं था। अंडरस्टैंडेबली मैनी ट्राइबल ग्रुप सॉ द मार्केट एंड द ट्रेडर्स एज देयर मेन एनिमीज। तो क्योंकि उन लोगों को सिल्क उगाने का कोई फ़ायदा होता नहीं था ना, इसलिए उनको लगता था कि ये जो है ना, ये मनी लैंडर्स हो गए, ये मिडिल मैन हो गए, यही हमारे दुश्मन है। ये हमसे इतने सस्ते दाम पे लेके जाते हैं और फिर बाहर जा करके इतने महंगे दाम में बेचने लगते हैं। तो इसलिए इनको वही लोग अपने दुश्मन लगने लगे थे, ट्राइबल्स को। और ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा मतलब काम किया करते थे और उसके उनको इतना रेट नहीं मिलता था। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी मेहनत से बेचारे काम करते हैं। कोल माइनर्स है ये बिहार के 1948 में, मतलब देश आज़ाद होने के बाद। उससे पहले तो और भी बुरी कंडीशन थी। तो 1920 में लगभग 50% जो थे ना माइनर्स, झारिया और रानीगंज कोल माइंस के बिहार में, वो ट्राइबल्स थे। मतलब 1920 के टाइम में 50% जो थे वो कोल माइंस में ट्राइबल्स काम करना करते थे। मतलब देखिए आप कि उनके ट्राइबल्स के जंगल काटे, उसमें कोल, क्योंकि जो कोल होता है ना वो ज़मीन के अंदर होता है और जनरली उसके ऊपर के जो पेड़ वगैरह होते हैं वो काटने पड़ते हैं। तो मतलब ट्राइबल्स के घर को ही इन्होंने उजाड़ दिया और उन्हीं से ही ख़राब कंडीशंस में काम करवाया गया। मतलब बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुए थे। तो बहुत ही ये जो अंदर जो होती है ना, जहाँ पर कोल होता है, बहुत ज़्यादा सुरंगें गहराई में होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, सफोकेटिंग होती है, वहाँ पे सांस लेने की भी दिक्कत होती है और ऐसी गैसेस उसमें से निकलती हैं जो इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो उसकी वजह से लोग मर जाते हैं। लगभग 2000 वर्कर्स हर साल मरते थे कोल माइंस में उस समय पर 1920s में। तो आप देखिए कितनी ज़्यादा घातक थी, कितनी ज़्यादा बुरी थी ये लोगों के लिए। सर्च फॉर द वर्क, प्लाइट जो थी, प्लाइट मतलब दशा जो थी ट्राइबल्स की, जो मतलब अपने घर से बाहर जाते थे काम ढूंढने के लिए, उनकी और भी ज़्यादा बुरी हुआ करती थी। लेट 19th सेंचुरी के टाइम में टी प्लांटेशन ने स्टार्टेड कमिंग अप। टी प्लांटेशन मतलब उसकी चाय की भी बहुत ज़्यादा खेती होने लगी 19th सेंचुरी। हम लोगों को मतलब चाय के नशेड़ी बना के चले गए अंग्रेज़। इनके आने से पहले तो चाय थी नहीं हमारे देश में, है ना। तो आप लोगों में से कितने लोग पीते हैं चाय, बताइएगा। तो आगे बताते हैं। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी टी प्लांटेशन जो थे ना काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में आने लगे थे। माइनिंग एक्टिविटीज़, कोयला निकालने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम चलने लगा था और ये सारे काम ट्राइबल से करवाए जाते थे। उनको ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में टी प्लांटेशन असम में लेकर के जाया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। कोल माइंस में, झारखंड में इनसे काम कराया जाता था। इनसे कॉन्ट्रैक्ट जो किए जाते थे ना वो बहुत ही ख़राब होते थे। इनको बहुत ही कम पैसे दिए जाते थे और इनको घर जाने से भी रोका जाता था, इनको घर भी नहीं जाने देते थे। तो फिर आगे है, थ्रू द 19th एंड द 20th सेंचुरीज ट्राइबल ग्रुप्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री रिबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस इन लॉज। तो 19th-20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा रिबेलियंस हुए, बहुत ज़्यादा विद्रोह हुए कि भाई हमारे साथ ये सब गलत किया जा रहा है, जो कानून बनाए जा रहे हैं ये सब सही नहीं है। नए टैक्स लगा दिए जाते थे जो ट्राइबल्स को पे करने पड़ते थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जाता था ट्राइबल्स को। ट्रेडर्स भी, व्यापारी, मनी लैंडर, सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं यार, हमारे देश के लोग भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। इन लोगों को बहुत ज़्यादा हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे इनको लोन दिया जाता था। तो इसी वजह से बहुत सारे ट्राइबल्स ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। कोल्स रिबेल्ड इन 1831 से लेकर के 32। तो कोल रिबेलियन 1831-32। संथल रिबेलियन जो है वो 1855 में हमें देखने के लिए मिलता है। बस्तर रिबेलियन जो है वो सेंट्रल इंडिया में हुआ, ये 1910 में आया। वर्ती रिवोल्ट हुआ, ये महाराष्ट्र में 1940 में। द मूवमेंट दैट बिरसा लेड वॉज वन सच मूवमेंट। तो बिरसा मुंडा के बारे में भी हम देखेंगे आगे। तो इसी तरीके का ये एक मूवमेंट था जो कि ट्राइबल्स ने किया था। ये वाला जो पार्ट है ना ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछ सकते हैं कि कोल्स ने कब रिबेल किया था, संथल्स ने कब किया था, बस्तर रिबेलियन कहाँ से रिलेट करता है, वर्ली रिवोल्ट कहाँ पर हुआ था। तो ये जगहों के नाम आप लोगों को याद रहने चाहिए, एग्जाम में मैचिंग करने के लिए आ जाता है। अब ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है। तो बिरसा मुंडा के बारे में है।
बिरसा जो है वो 1870s के टाइम पर इनका बर्थ हुआ था। ये काफ़ी ज़्यादा गरीब परिवार में पैदा हुए थे और कहाँ पर रहते थे, जंगल ऑफ बहोदा। ग्रेजिंग शीप, जो चरवाहे का काम करते थे, भेड़ों को चराने का। और ये फ्लूट बजाया करते थे, बांसुरी बजाया करते थे, और डांसिंग इन द लोकल अखाड़ा, और डांस वगैरह भी ये किया करते थे। फोर्स्ड बाय पॉवर्टी हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क। तो बहुत ही ज़्यादा गरीबी की हालत की वजह से इनके फादर को जगह जगह पर काम ढूंढने के लिए जाना पड़ता था। एज एन एडोलसेंट, एडोलसेंट का मतलब होता है जो टीनेज वाला ग्रुप होता है ना, वो होता है एडोलसेंट। तो बिरसा ने काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी थी कि मुंडा अपराइजिंग्स की। मुंडा अपराइजिंग मतलब जो मुंडा ने विद्रोह किया था पास्ट में, एंड सॉ द लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी अर्जिंग द पीपल टू रिवोल्ट। और इन्होंने ये भी देखा कि जो कम्युनिटी के लीडर्स थे वो ये कहते थे कि भाई हमें विद्रोह करना पड़ेगा अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, ये लोग तो हम पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। तो बचपन से ही बिरसा मुंडा ने ये सब देखा था। और ये गोल्डन एज की बातें किया करते थे। गोल्डन एज का मतलब है वो समय जहाँ पर सब कुछ मुंडा जो है उनका जो अपना लैंड था, उनका जो जंगल था वो सिर्फ मुंडास का ही होगा, कोई बाहर का नहीं आएगा, और वहाँ पर ही खुश रहेंगे। तो गोल्डन एज की बात की जाती थी जहाँ पर मुंडास पे कोई भी दिक्कू मतलब बाहर के लोग अत्याचार नहीं करेंगे। ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर जो एंसेस्ट्रल राइट है, उनके जो सदियों से उनका जो हक है उनके जंगलों पर, वो दोबारा से उनको मिल जाएगा। दे सॉ देमसेल्व्स एज द डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटल्स ऑफ द रीजन। वो खुद को देखा करते थे कि भाई पहले ही लोग हैं, ओरिजिनल सेटलर्स, मतलब इस इलाके में मुंडाज ही आकर के बसे थे तो उनका ही यहाँ पर हक है। इस तरीके की बातें जो थी वो गोल्डन एज की थी, कि वो अपनी लैंड के लिए फ़ाइट करेंगे, अपने मुल्क के लिए लड़ाई करेंगे, और लोगों को याद दिलाते थे कि उन लोगों का अपना जो किंगडम है जो इन अंग्रेज़ों ने छीन लिया है इसको वापस लेना है। बिरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल। बिरसा जो है, मिशनरी स्कूल का मतलब है जो अंग्रेज़ थे ना, अंग्रेज़ों के साथ साथ वो भी आ गए थे क्रिश्चियन मिशनरीज। मतलब ये मिशनरी का ये काम होता है कि वो अपने धर्म का प्रसार करता है। तो बहुत सारे क्रिश्चियन स्कूल खोले गए थे जिसमें बताया जाता था कि हिंदू धर्म कितना ज़्यादा ख़राब है या फिर बाकी धर्म सही नहीं है, सबसे अच्छा धर्म क्रिश्चियनिटी है, इसको अपनाओ। तो ज़्यादातर ये काम होता था। अब तो खैर नॉर्मल स्कूल्स चलते हैं। तो लोकल मिशनरी स्कूल्स में पढ़ाया गया। एंड लिसन टू द सर्मन्स ऑफ मिशनरीज। तो मिशनरीज बातें बताया करते थे, बच्चे सुनते थे। दे आर टू मुंडाज ने सुना कि मुंडाज टू अटेन द किंगडम ऑफ हेवन एंड रीगेन देयर कंट्रोल राइट्स। तो उनकी बातों से लगा कि भाई ये लोग हमारे को गलत बुरा बोल रहे हैं, गलत बता रहे हैं हमारे बारे में, बट मुंडास जो है उनका जो पास्ट है वो बहुत ही अच्छा रहा है और उनको दोबारा से उसको हासिल करना है। और ये कब हो पाएगा, जब वो गुड क्रिश्चियंस बनेंगे। तो ऐसा कहा जाता था। मुंडास जो थे, जो स्कूल में ये बिरसा मुंडा जाते थे, ये कहते थे कि भाई तुम लोग अपना राज्य वापस ले सकते हो, तुम्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा, मगर तुम्हें ना अच्छा क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, तभी तुम जो है अच्छा राज्य चला सकते हो। तो आपको जो अपनी बैड प्रैक्टिसेस हैं, आपके जो रीति रिवाज है ना, इनको छोड़ दो। ऐसा कौन कहता था? ऐसा क्रिश्चियन मिशनरीज मुंडास से कहते थे कि आपके जो रीति रिवाज है ना, ये सब अच्छे नहीं, इन सबको छोड़ दो, आप लोग अच्छे क्रिश्चियन बनो, आपको सब कुछ वापस मिल जाएगा। लेटर बाद में बिरसा ने काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया एक वैष्णव टीचर के साथ, वैष्णव प्रीचर। तो वैष्णव प्रीचर का मतलब है, हम लोगों ने इससे पहले के चैप्टर्स में क्लास 7th में आप लोगों ने वैष्णव के बारे में पढ़ा है। वैष्णव ऐसे लोग होते हैं जो विष्णु धर्म को मानते हैं। तो विष्णु धर्म को मानने वाले एक टीचर ही मान लीजिए आप, एक पर्सन के साथ बिरसा काफ़ी ज़्यादा समय तक रहे। तो उन्होंने क्या करा, एक सेक्रेड थ्रेड, वो जनेयू होता है ना, उसको धारण कर लिया, और एंड बिगेन टू वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी एंड पिटी। और जो प्योरिटी और पिटी और ये सब चीज़ें को बिरसा जो है मानने लगे थे, ये सब चीज़ें मतलब रीति रिवाजों को। तो बिरसा ने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए काफ़ी सारे आइडियाज़ से, जो ये जो क्रिश्चियंस के भी आइडियाज़ से, और जो वैष्णव टीचर थे उनके भी आइडियाज़ से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। और उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया कि जो ट्राइबल सोसाइटी है ना, इसको हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा। उन्होंने मुंडास से कहा कि भाई शराब पीना छोड़ दो, अपने विलेजेस को साफ़ रखो, और ये जो विच क्राफ्ट है और सॉर्सरी है ना, ये जो जादू टोने हैं, ये सब बंद करो। बट हम लोगों को फिर भी ये याद रखना पड़ेगा कि ऑल्सो टर्न अगेंस्ट द मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। बट बिरसा ने कहा कि ठीक है, सारे गलत काम छोड़ दो, बट ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो ज़मींदार हैं, ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, जो मिशनरीज़ हैं ये सब हमारे साथ गलत कर रहे हैं, इनकी बातों में हमें नहीं पड़ना है, बस हमें खुद को सुधारना है और अपने लिए आंदोलन करना है। उन्होंने कहा कि जो बाहर के लोग हैं इनको हमें बाहर निकालना है अपने जंगलों से, और हमें अपनी ज़िंदगी अपने तरह से जीनी है, ऐसा बिरसा मुंडा कहते थे। 1895 में बिरसा ने अपने फॉलोअर्स से कहा कि अपना जो ग्लोरियस पास्ट है, हमारा जो स्वर्णिम युग रहा है ना इतिहास में, उसको हमें दोबारा लाना है। वो गोल्डन एज की बात किया करते थे, सतयुग की, जहाँ पर सच्चाई होगी। मुंडास कहते थे कि वो अच्छी लाइफ जिएंगे, कंस्ट्रक्टेड एम्बार्कमेंट्स, ट्रैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स,
प्लांटेड ट्रीज एंड ऑर्किड्स, प्रैक्टिस कल्टिवेशन टू अर्न देयर लिविंग। तो जिस तरीके से पहले लोग जिया करते थे कि भाई एम्बार्कमेंट, जैसे वो नदी के पार वो लगा दिया करते थे थोड़ा सा रोकने के लिए, ताकि ज़मीन अच्छी फर्टाइल हो जाती थी। स्प्रिंग्स में जा कर के वो अपना पानी का इस्तेमाल किया करते थे, पेड़ लगाते थे, बाग बगीचे बनाते थे, अपना कल्टीवेशन वो खेती वगैरह किया करते थे। और दे डिड नॉट किल देयर ब्रेदन एंड रिलेटिव्स, वो अपने भाई बहनों को और अपने रिलेटिव्स को नहीं मारा करते थे और बहुत ही अच्छे से लाइफ जिया करते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग जो है अपने लैंड पे काम करें, वहाँ पर सेटल हों और कल्टीवेट करें, मतलब खेती बाड़ी करें अपनी ही जगह पर, कहीं बाहर ना जाए, कोई उनसे ज़बरदस्ती कोई काम ना करवाए। ये सारी की सारी चीज़ें बिरसा चाहते थे। और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को जो सबसे ज़्यादा दिक्कत लगी वॉज द पॉलिटिकल एम ऑफ बिरसा मूवमेंट, फॉर इट वॉन्टेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज, मनी लैंडर्स, हिंदू लैंड लॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट एंड टू सेट अप मुंडा राज विद बिरसा एट इट्स हेड। तो भाई ब्रिटिशर्स को क्या दिक्कत हुई? ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई ये तो हम लोगों को बाहर निकालना चाह रहा है, ये तो चाह रहा है कि सब लोग बाहर निकल जाएं और मुंडा राज हो जाए, यहाँ पर जो मुंडास थे वो राज करने लगे और बिरसा उनके हेड हो जाएं। ये मूवमेंट जो है आइडेंटिफाइड ऑल दीज फोर्सेज इज द कॉज ऑफ द मिजरी मुंडास वर सफरिंग। तो बिरसा मुंडा कहते थे कि जो मनी लैंडर है, मिशनरी हैं, हिंदू लैंड लॉर्ड है, गवर्नमेंट है, अंग्रेजी सरकार है, यही सब हम लोगों की सफरिंग का, हमारी दिक्कतों का कारण है और हमें इन लोगों को बाहर निकाल करके फेंक देना है। तो जो लैंड पॉलिसीज़ थी ना ब्रिटिश की, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जो कि इनके ट्रेडिशनल सिस्टम को बर्बाद कर रही थी। एक जो कल्टीवेशन करते थे, अपने जंगलों की चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे, ये सब ब्रिटिशर्स इन्हें करने नहीं दे रहे थे। हिंदू लैंड लॉर्ड्स, मनी लैंडर्स क्या करते थे, इनकी ज़मीन ले लेते थे। मिशनरीज़ जो हैं, इनके कल्चर प्रैक्टिसेस को, इनके जो रीति रिवाज थे, इनको बहुत ज़्यादा वो करते थे कि ख़राब है और ये है। तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली किसी को पसंद नहीं आएंगी। आपसे कोई आके कहने लगे कि आप क्या काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है, आप तो बिल्कुल ख़राब काम कर रहे हैं, आप तो हमारी तरह काम करिए। तो ये चीज़ें तो किसी को भी पसंद नहीं आती है ना। तो बिरसा मुंडा से भी इसी तरीके की बातें जो है वो कही जाती थी, बिरसा मुंडा से और बाकी सारे ट्राइबल लोगों से, अंग्रेज़ों के द्वारा। जैसे मूवमेंट, ठीक है, कोई आपके अंदर गलती है तो आप सुधार करो। जैसे कि बिरसा मुंडा ने कहा था कि जो जादू टोने आप लोग करते हैं ये बंद कर दीजिए, शराब पीना बंद कर दीजिए, सफाई करिए। अच्छी बातें तो उन्होंने भी मानी थी ना, पर ये थोड़ी ना कि किसी को घर से ही निकाल के उनके ही घर में गुलाम बना दिया जाएगा। तो इस सबको बिरसा मुंडा ने भी क्रिटिसाइज़ किया था। जैसे जैसे मूवमेंट स्प्रेड हुआ, ब्रिटिश ऑफिशियल ने डिसाइड किया कि भाई अब नहीं हो रहा, अब तो इन पे एक्ट करना पड़ेगा। तो बिरसा मुंडा को 1895 में इन्होंने अरेस्ट कर लिया था और उनको 2 साल के लिए जेल में भेज दिया गया था कि भाई इन्होंने दंगे भड़काए हैं। जब बिरसा को 1897 में बाहर निकाला गया जेल से, उन्होंने पूरे गांव वो घूमने लगे और अपना सपोर्ट गैदर करने लगे लोगों से। उन्होंने ट्रेडिशनल सिंबल और लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, मतलब जो उनकी रोज़मर्रा की भाषा है, रोज़मर्रा के जो पवित्र सिंबल्स वो मानते हैं, पवित्र चिन्ह होते हैं उनका इस्तेमाल किया। और उन लोगों से कहा कि हमें जो रावण है, रावण किसे कहा? यूरोपियंस को। और दिक्कू का मतलब होता है बाहर वाले लोग, इन लोगों के लिए, ट्राइबल्स के लिए। इन लोगों को हम लोग, ये हमारे लिए रावण है, हमें इसे मारना है और हमें किंगडम इस्टेब्लिश करनी है जो कि बिल्कुल सही होगी, जो हमारे पुराने स्वर्णिम युग को वापस लेकर के आएगी, जो हमारा पहला पुराना अच्छा समय था। बिरसा और उसके फॉलोअर्स जो हैं वो दिक्कू के जो सिंबल्स थे उनको टारगेट करने लगे, जैसे कि पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, चर्चिस पे अटैक किया, प्रॉपर्टीज़ जो थी मनी लेंडर की उन पे रेड किया, ज़मींदार पे, और रेज द वाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज, और एक सफ़ेद रंग का झंडा इन्होंने फहराया बिरसा राज के तौर पर कि भाई जो है बिरसा मुंडा का राज आ गया है। 1900 आते आते बिरसा की डेथ हो गई कॉलरा से और मूवमेंट फेड आउट हो गया, क्योंकि बिरसा ही इस मूवमेंट को चला रहे थे, पर उनकी डेथ कॉलरा से हो गई। मूवमेंट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर एटलीस्ट 2 रीज़न, चाहे मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा ये रीज़न, फिर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 रीज़न्स की वजह से। पहला ये है, इसने कॉलोनियल गवर्नमेंट को फोर्स कर दिया कि नए लॉज इंट्रोड्यूस किए जाएं ताकि ट्राइबल्स का जो लैंड है ना वो कोई भी बाहर वाला ना ले सके। तो ये जो मूवमेंट था इसकी वजह से ब्रिटिशर्स को ऐसे कानून लाने पड़े कि कोई भी बाहर का इंसान आकर के इन लोगों का ट्राइबल्स का लैंड नहीं छीन सकता। ये था पहला। दूसरा क्या था, इट शोज़ वंस अगेन दैट ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट जस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। तो सेकंड ये था कि इन्होंने दिखा दिया कि ट्राइबल लोग जो थे ना उनके पास कैपेसिटी है प्रोटेस्ट करने की, कि भाई अगर आप हमारे साथ अन्याय करोगे तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और कॉलोनियल रूल के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये इन्होंने दिखा दिया। दे डिड दिस इन देयर ओन स्पेसिफिक वे, खुद अपनी तरह किया, इन्वेंटिंग देयर ओन रिचुअल्स एंड सिंबल ऑफ स्ट्रगल। तो उन्होंने अपने रिचुअल्स बनाए कि भाई इन लोगों की बात नहीं मानेंगे, किसकी? ट्राइबल्स ने, अंग्रेज़ों की बात हम नहीं मानेंगे क्योंकि भैया हम लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। और पहली चीज़ उन्होंने ये करी कि ब्रिटिशर्स को फोर्स कर दिया कि अपने कानून बदलें, जो कानून इनके
ट्राइबल्स के खिलाफ हैं। दूसरा, उन्होंने ट्राइबल्स ने ब्रिटिशर्स को दिखा दिया कि ब्रिटिशर्स आप लोग गलत करोगे ना तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएगा, और देखिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मतलब 87% लोग जो है चैनल पे, उन लोगों ने जो देखते हैं वीडियोज़ को बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।